तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस की थ्योरम के बारे में बताया था। तो मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी की ही एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, आपकी प्रिस्क्राइब बुक की ही 1.15। ध्यान देना, 1.15 में बच्चों कहा है कि एक वाईजेड प्लेन में एक स्क्वायर है, इस तरीके से वाईजेड प्लेन में एक स्क्वायर है जो कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आप देखो वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर रखा हुआ है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो दी है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम और उसका डायरेक्शन आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। तो आपसे पूछा है कि इससे कितना फ्लक्स होगा। तो आप भी जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और यहां हम लोग लिख सकते हैं EA cos थीटा मेरे बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको मालूम है कितना है, 3 × 10⁻³। एरिया क्या है? एरिया देखो तो ये एरिया वेक्टर है, इसमें ये मैग्नीट्यूड है उसका, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। तो स्क्वायर का जब एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻² का स्क्वायर, और यहां से सॉल्व करेंगे तो -2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। यानी कितना? 10⁻²। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं एक्स एक्सिस में। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के नॉर्मली होता है, सरफेस के नॉर्मली। जैसे हमारा यहां पर अगर आप देखें तो मैं आपको ये प्लेन मेरा ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बच्चों जेड एक्सिस बाहर की तरफ, जिसको मैंने ऐसे बनाया है ये बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल ये देख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में गया? एक्स एक्सिस में। तो एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में, तो बीच का जो एंगल होगा मेरे बच्चों वो 0 डिग्री होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हुआ मेरे बच्चों। ठीक, अब इसी के सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि जो ये नॉर्मल था एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, अगर ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाने लगे, कितना एंगल बनाने लगे? अगर ये एरिया वेक्टर रख दिया जाए ऐसे सेकंड पार्ट में और ये 60 डिग्री बनाने लगे, तो ये तो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में तब कह रहा है कि अगर नॉर्मल 60 डिग्री बनाने लगे, किससे? ये नॉर्मल जो है वो 60 डिग्री बनाने लगे, किससे? एक्स एक्सिस से। तो यही नॉर्मल तो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का। तब उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? EA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वही 3 × 10⁻³। एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻²। लेकिन अब उसका जो नॉर्मल था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं था पहले वाले केस की तरह। अब वो कह रहा है कि नहीं 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो यहां cos 60 कर देंगे। जब cos 60 करेंगे तो ये 30 और ये 1/2 मेरे बच्चों, और ये हो गया 15 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो ये पहला और दूसरा पार्ट 1.15 का लग गया। एक बार आप नोट्स बना लें। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं मेरे बच्चों।
अब अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो बच्चों ये एक रिंग को ऐसे रख दिया लाइक दिस, ठीक, और ये जो रेडियस था वो r था, और रखा वो किस प्लेन में गया है, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस, सपोज दैट रखा वो xz प्लेन में रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कितनी, E0। आपसे कोई पूछे कि फ्लक्स कितना होगा, तो आप भी जानते हो फाई बराबर क्या, EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख ही रहे हो E0, और ये इसका जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर होगा, और अगर ये xz प्लेन में रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये cos 0 डिग्री, और ये आंसर हो जाएगा E0 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इसका भी। अब अगर मान लो रिंग ऐसे रखी गई हो, ठीक, रेडियस r हो और इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे हो, और यहां आपसे पूछा जाए, अब रिंग देखो बच्चों ऐसे नहीं रखी गई है, अब रिंग किस प्लेन में रखी गई है, XY प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा XY प्लेन में है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, जब यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, EA cos थीटा, चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E, एरिया पाई r स्क्वायर, और लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और एरिया वेक्टर देखो निकालने के लिए डायरेक्शन, रिंग ऐसे रखी हुई है तो एरिया वेक्टर अब इसका ऐसे हुआ, तो बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री, तो cos 90, तो यहां फ्लक्स जो होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था कि एक स्क्वायर ऐसे रखा गया है जिसकी L ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दे दिया था, अब आपसे पूछा था कि इसका फ्लक्स क्या होगा, तो यहां पर भी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, प्लेन ऐसे है, तो इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, तो ये एरिया वेक्टर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो यहां पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये आप ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो बच्चों हमने बताया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, ओपन सरफेस था ये। अब थोड़ा क्लोज सरफेस के बारे में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो बच्चों एक क्यूब रखा है इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देना मेरे बच्चों, और ये आपकी Z एक्सिस और ये आपकी Y एक्सिस और ये आपकी X एक्सिस। अब मेरे बच्चों अगर ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी A है, थोड़ा ध्यान देंगे, ये A है और ये A है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो E बराबर जो है वो E0 I कैप, यानी मैग्नीट्यूड उसका E0 है और ये I कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप मैग्नीट्यूड E ही लिख लो, चलो E ही लिख लिया, मैग्नीट्यूड E है और I कैप का मतलब X एक्सिस में है। और अब इस पूरे क्लोज सरफेस से आपको फ्लक्स पूछा है,
तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले मैं एक बार नाम लिख देता हूं, ABCD, ABCD, EFGH। फील्ड पर ध्यान देना आप लोग, एकदम सवाल वही है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चों यहां पर इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हर फेसेस से आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हम फ्लक्स देखो कौन कौन से सरफेस से ले रहे हैं। पहले स्टेप में फाई ABEF बराबर फ्लक्स किससे, DCHG बराबर फ्लक्स किससे, ADGF बराबर फ्लक्स किससे। ध्यान देना बच्चों, एक BCHE, इन सब फेसेस से देखो कौन कौन से फेस, ये वाला फेस, ये सामने वाला फेस हुआ, जो ये फेस हुआ, ये ऊपर वाला जो फेस हुआ, यहां पर देखो अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले जैसे हम ABEF को ध्यान दें, तो ABEF ये फेस दिखाई दिया बच्चों, ये देखो ये फेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, I कैप, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और एरिया वेक्टर मेरा ये पेंसिल के बीच में है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और जब आप फ्लक्स फाई बराबर EA कॉस थीटा करके यहां पर E और इसका एरिया जो रखोगे A स्क्वायर, और जैसे ही कॉस 90 रखोगे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इससे फ्लक्स जीरो। ठीक वैसे ही अगर इस फेस को देखो जिसको मैंने नाम लिखा है DCHG, ये ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, तो इसका ये नीचे वाला फेस हुआ, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया, तो बीच का एंगल फिर 90 डिग्री होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब इस पर ध्यान देना, ये जो लिखा गया है ADGF, ये देख रहे हो, ये जो सामने वाला फेस है इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, फिर बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो ये मैंने नाम लिखे हैं ABEF, DCGH, ADG, और ये इससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन फेसेस के लिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स मेरे बच्चों ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो पहले स्टेप में आपने 4 फेसेस से जीरो दिखा दिया मेरे बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना दूसरे स्टेप में जब आप दूसरे स्टेप पर ध्यान दोगे तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, हम फ्लक्स लेते हैं किससे, सरफेस ABCD। अब ABCD क्यूब ऐसे रखा हुआ, तो जो इधर वाला सरफेस होगा, याद करिए मैंने आपको एरिया वेक्टर निकालना बताया था, जो ये वाला सरफेस होगा इसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो ये इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा मेरे बच्चों, एरिया वेक्टर इसका इधर हुआ। और जब इसका इधर होगा तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड EA cos थीटा। अब EA cos थीटा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया क्या हो गया, साइड A है, ये स्क्वायर था तो साइड A है, तो A इंटू A स्क्वायर हो गया। और ध्यान देना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, और एरिया वेक्टर मैंने बताया, देखो एरिया वेक्टर जो इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, पेंसिल पर ध्यान दो, और एरिया वेक्टर देखो मैंने ये चाक से दिखाया, ये बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा 180 डिग्री, तो यहां पर ये हो गया
cos 180 डिग्री। और जब ये cos 180 डिग्री, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर इधर 180, तो ये हो गया माइनस EA स्क्वायर। तो 4 सरफेस से तो 0 हुआ, 5वां सरफेस जो ये था इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अभी एक और फेस बचा रह गया, और वो फेस है ये, देख रहे हैं। अब ये फेस है, अगर इस फेस से ध्यान दें तो कौन सा फेस है, EFGH। यहां पर ध्यान देना, EA cos थीटा फिर हम लोग करेंगे, और जब हम लोग EA cos थीटा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो गई, ठीक है मेरे बच्चों। और एरिया साइड फिर वही स्क्वायर, ये क्यूब है तो ये स्क्वायर बनेगा, A स्क्वायर। अब देखो इस फेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ये वाला फेस है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। अब एरिया वेक्टर अगर इधर हुआ मेरे बच्चों इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो आप बताओ बीच का एंगल कितना हो गया, 0 cos 0। तो यहां से ये हो गया प्लस EA स्क्वायर। अब आप देखो, एक तो 0 मिला 4 फेसेस से, 5वें फेस से माइनस EA स्क्वायर, और 6वें फेस से प्लस EA स्क्वायर। तो फाई टोटल अगर आपको कोई कैलकुलेट करने के लिए कह दे तो 4 फेसेस से तो 0। क्यों 0? क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और यहां पर एंगल 180 बना था, और यहां पर एंगल 0 बना था एरिया वेक्टर के बीच में। मैं लिख भी दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 180। और यहां पर अगर देखें तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये 4 फेस से 0, एक हो गया ये माइनस EA स्क्वायर, और दूसरा हो गया ये प्लस EA स्क्वायर। तो फाई टोटल मेरे बच्चों क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से इस क्यूब के लिए फील्ड में अगर ये क्यूब रखा है, अब थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम फील्ड थोड़ा सा बदल दें, और फील्ड हम लोग क्या ले लें, फील्ड थोड़ा सा बदल करके हम लोग फील्ड ले लेते हैं, यहां पर ध्यान देना, फील्ड यहां पर जो था EI था, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और यहां पर जो फील्ड है, यहां पर जो फील्ड है वो ये लिख लिया, एक ये कांस्टेंट C ले लिया, सपोज दैट कोई डायमेंशनल कांस्टेंट C, और ये हो गया XI। अब CXI। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर EI था, यानी ये कांस्टेंट फील्ड थी, यूनिफॉर्म फील्ड थी। अब x की वैल्यू बदलते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलता चला जाएगा। इसका मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन था, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन यूनिफॉर्म फील्ड में ये क्यूब रखा था, अब हमारा ये क्यूब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख गया। जैसे अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं। जैसे जैसे हम x एक्सिस में बढ़ते जाएंगे फील्ड हमारी बढ़ती जाएगी। तो अब हमारा ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ना होकर के यूनिफॉर्म हो गया, अरे सॉरी, यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म हो गया। बाकी फेसेस के लिए, 4 फेसेस के लिए तो 0 होगा, लेकिन अब ABCD पर देखो, जहां पर ये फेस है वहां पर अब हमारी फील्ड E नहीं रह गई, अब वहां हमारी फील्ड कितनी रह गई, थोड़ा ध्यान से देखना। ओरिजिन से कितने दूर पर है x डायरेक्शन में, A, तो x की वैल्यू यहां के लिए क्या होगी, A, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पर CA हो जाएगी, C इंटू A। और इस फेस के लिए जहां पर है, अब ये वाला फेस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, A प्लस A, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे बच्चों वो C, और x की जो वैल्यू है वो 2A I कैप, और यहां पर जो होगी वो CA I कैप। तो देख लिया, इस फेस के पास ये फील्ड
और इस फेस के पास ये फील्ड हो गई। ठीक है बच्चों, अब हमारी फील्ड देखो बदल रही है। पहले जहां ये हमारा ABCD फेस है वहां पर CAI है, और जहां पर हमारा फेस EFGH है वहां पर C×2AI है। अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह मेरे बच्चों क्या लिखना पड़ेगा? C×A, C×A। और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां आ जाएगा A और ये माइनस CA³। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही जब इस फेस के यहां कैलकुलेशन तो ठीक ऐसा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो जैसे वहां पे यूनिफॉर्म थी तो हर जगह ई लिख रहे थे, लेकिन अब यहां यूनिफॉर्म नहीं है, यहां नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहां इस फेस के लिए ये वाली फील्ड नहीं रखेंगे, इस फेस के लिए ये वाली फील्ड रखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स डिस्टेंस में बढ़ते जाएंगे, एक्स इस फेस के लिए एक्स की वैल्यू a है, इस फेस के लिए एक्स की वैल्यू a+a, 2a है तो हमने 2a लिखा था। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रखना है? अब यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रखना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड C×2A, और एंगल तो सब समझ ही रहे हो 2A×A, तो ये हो गया 2CA³, 2CA³, और ये था -CA³। अब जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे बच्चों तो ध्यान देना, अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो 4 फेस का तो 0 जैसे पहले था, लेकिन अब इस फेस का कितना हो गया? -CA³, और ये हो गया +2CA³, और सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो ये फाई टोटल जो आएगा CA³ आ गया। देख रहे हैं बच्चों, CA³ आ गया। तो इस तरीके से आप ने इस क्यूब को एक बार यूनिफॉर्म फील्ड में रखा और एक बार नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, एक बार यूनिफॉर्म फील्ड में रखा और एक बार नॉन यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखे थे तो याद करना, इसी वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देखना, तो टोटल फ्लक्स 0 आया था, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म में रखा तो 0 नहीं आया। तो एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन मिलता है क्या? क्या मिलता है मेरे बच्चों कि एक जब भी हम किसी, ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड का डायरेक्शन होता है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हम इस क्यूब को रख रहे थे, याद करिए अभी अभी मैंने एग्जांपल कराया भी, एक इस क्यूब को रख रहे थे जिसका ए था, इलेक्ट्रिक फील्ड ए था। जब नॉन यूनिफॉर्म में रखे थे तो आप भी देखे थे CA³ आया था, लेकिन जब यूनिफॉर्म में रखे थे तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आया था वो क्या आया था? 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, किसी यूनिफॉर्म फील्ड में कोई क्लोज्ड बॉडी, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो इनरेगुलर शेप की बॉडी हो, चाहे वो स्फेयर हो, अगर ये क्लोज्ड बॉडीज हैं तो टोटल फ्लक्स हमेशा इनसे क्या होगा? 0 होगा। ऐसा नहीं कि स्फेयर, अगर हेमी स्फेयर भी है तब भी टोटल फ्लक्स जो होगा वो 0 है। यानी क्लोज्ड बॉडी अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखी जाती है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मेरे बच्चों वो 0 होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसी तरीके का करते हैं। एक सॉरी
वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस है। ये साइड आपकी ए है, ओरिजिन है। यहां पर मेरे बच्चों जो फील्ड दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, E बराबर 2x आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इससे, ये A है। तो आप भी जानते हो मेरे बच्चों, नाम लिख लेते हैं, A B C D E F G H। चलिए, A B C D E F G H। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं, जैसे ये फेसेस देखिए, ये फेसेस हो गया, ये फेस हो गया, ठीक, सामने वाला फेस हो गया, और ये पीछे वाला फेस ये हो गया। इन सब से जो फ्लक्स होगा, अभी मैंने कैलकुलेशन में आपको बताया था, ए बी एफ ई हो, चाहे ये वाला फेस हो, कौन सा, डी सी जी एच हो, चाहे ये सामने वाला फेस कौन सा, ए ई एच, ये एच है, ए ई एच डी हो, चाहे ये पीछे वाला फेस बी एफ जी सी हो, इन सब से फ्लक्स जीरो होगा। अगर आपसे कोई पूछे क्यों जीरो होगा, तो सिंपली देखिए, ये आपका एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और एरिया वेक्टर अगर ऊपर की तरफ है, तो बीच का एंगल क्या दिखाई दिया, 90 डिग्री, जीरो हो जाएगा। वही हाल यहाँ के लिए भी, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इन सब का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो ये हम लिख देते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। अब थोड़ा सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में हमको क्या करना है, हमको ये फेस लेना है, देख रहे हैं, ये फेस ऐसे है बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ये हो गया एरिया वेक्टर। ध्यान से देखना फिगर में, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो कौन सा फेस ले रहे हैं, ए बी सी डी, सिंपली अब आप समझ गए होंगे, जल्दी से कर सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। अब थोड़ा बच्चों ध्यान देना, x की वैल्यू बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होती तो हम कह देते कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे, इस फेस को, ये फेस देख रहे हो ना, ये फेस कहां रखा हुआ है, आप देखो, ये फेस ओरिजिन पर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 2, और यहां x की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 आई कैप, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगी, 0 होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो ये 0, एरिया ए स्क्वायर करो, एंगल कॉस 180 करो, क्या फर्क पड़ता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, 5 फेसेस। अब एक फेस आपका ये बचा, लाइक दिस, यहां ध्यान देना, ये फेस, और इस फेस में कोई कंफ्यूजन नहीं, एरिया वेक्टर तो इधर होगा, देख लो, नॉर्मली एरिया वेक्टर इधर हुआ। अब जब एरिया वेक्टर इधर हुआ तो हम फेस कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फेस जहां रखा है बच्चों, ये फेस जहां रखा है वो ओरिजिन से कितनी दूर पर है, ये ओरिजिन से, इस ओरिजिन से वो दूरी है उसकी a, यानी यहां पर x की वैल्यू जो है, जैसे यहां 0 थी वैसे ही यहां x की वैल्यू a है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2, और x की वैल्यू a आई कैप, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो 2a आई कैप हो गया। आई कैप का मतलब x डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड उसका कितना है, 2a।
तो मैग्नीट्यूड देखो 2a है, तो 2, एरिया कितनी हो जाएगी, साइड a है तो a², और कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है, आई कैप, डायरेक्शन तो सेम है, एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधरी और एरिया वेक्टर भी उधरी, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि थीटा कितना, 0, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, ये हो गया 2a³। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालना हो बच्चों, तो टोटल फ्लक्स देखो यहां क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स यही देख लो, टोटल फ्लक्स इन 4 से तो 0 हो गया, 5वां से इसलिए 0 हो गया क्योंकि 5वें फेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और 6ठा फेस ये हो गया, तो ये 2a³, यही 6ठे फेस से केवल होगा, तो टोटल फ्लक्स 2a³ होगा। अब सेकंड पार्ट भी इसमें पूछा था बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कहा था कि चार्ज कितना है इसके अंदर, तो आप भी जानते हैं जब टोटल फ्लक्स मालूम है तो गॉस के हिसाब से फाई टोटल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई टोटल कितना 2a³ और एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरे बच्चों चार्ज हो गया। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको कैलकुलेशन सिखाया। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम हैं। तो अगला वीडियो लेक्चर मेरा एनसीईआरटी पर ही पूरी तरीके से होगा। थैंक यू।